कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। शब्दकोश, डॉक्टर सरोज प्रकाश। डॉक्टर सरोज जी ने इस पाठ के द्वारा शब्दकोश के बारे में जानकारी दी है कि शब्दकोश का हमें उपयोग कैसे करना चाहिए, शब्दों का किस क्रम से शब्दकोश में लेखन हुआ रहता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस पाठ के द्वारा दी गई है। बच्चों, इस पाठ की पहली तासिका में हमने देखा कि सलील और नीलिमा दोनों बच्चे अध्ययनरत हैं। सलील ग्रंथालय से एक पुस्तक लाया है जो कि बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते दो ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ सलील नहीं जानता, वह है सुरसरी और अभियान। इन दोनों शब्दों के अर्थ नीलिमा भी नहीं बता पाती और दोनों बच्चे सोचते हैं कि इन शब्दों का अर्थ जानना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वो अपने पड़ोस के पत्रकार रामदास जी के पास जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास तो शब्दों का भंडार है, वो ज़रूर इन शब्दों के अर्थ बता पाएंगे। रामदास जी इन शब्दों के अर्थ तो बच्चों को बता सकते थे, परंतु वो सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ अगर मैं बच्चों को आज बता दूं, तो फिर उनको कठिन शब्द अगर कुछ आया तो वे फिर किसी और का सहायता किसी के पास जाएंगे, और अगर सहायता समय पे नहीं मिल पाई तो उन शब्दों को अर्थ वो नहीं जान पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं इन बच्चों को शब्दकोश का परिचय दे दूं, ताकि जब भी इन बच्चों को किसी शब्द का अड़चन आए, किसी शब्द का अर्थ हो जानना चाहें, तो वे शब्दकोश की मदद ले सकें। तो रामदास जी उन बच्चों को शब्दकोश देते हैं और शब्दकोश का उपयोग किस तरह करना है वह बताते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। रामदास जी ने पहले तासिका में हमने देखा एक आविष्कार शब्द दिया था और सलील से कहा था कि अगर यह शब्द है तुम्हें मिलता है तो तुम इसका अर्थ किस तरह ढूंढोगे। सलील बताता है, जब रामदास जी उन्हें समझा देते हैं कि किस तरह शब्दकोश का उपयोग करना है, कि वर्णमाला और 12 खड़ी के क्रम के अनुसार ही शब्दकोश में शब्दों का क्रम रहता है। सलील इन बातों को अच्छी तरह समझ जाता है और वह यहाँ बताता है कि वह किस तरह आविष्कार इस शब्द का अर्थ ढूंढने का प्रयास करेगा। सलील खुशी से, मैं बताऊं चाचा जी, कोश में पहले आ से आरंभ होने वाले शब्दों का पन्ना निकालूंगा, फिर आ के आगे जो व्यंजन है उन्हें देखूंगा। क, च, ट, त, प वर्गों के व्यंजन से बने शब्दों को के पन्ने पलटता जाऊंगा, फिर य, र, ल छोड़कर व पर रुकूंगा। यहाँ पर सलील शब्दकोश को किस तरह वर्णमाला के अनुसार देखना है वह अच्छी तरह समझ गया है। वह बताता है कि पहले वह आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए आ वाले शब्द के ऊपर ध्यान देगा, उसके बाद वी अक्षर वाले शब्द ढूंढना है आ के बाद वाले, तो वह क, च, ट, त, प इन वर्णों वाले बने शब्दों को छोड़ देगा, उनके पन्ने पलटता जाएगा और य, र, ल के भी पन्ने पलट देगा और वह पे रुकेगा। इसमें भी वह वा के बाद वी वाले शब्द में मैं देखूंगा। जब वह इस तरह विस्तृत वर्णन करता है तो रामदास जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। वे चाहते थे कि बच्चे शब्दकोश में शब्द का अर्थ स्वयं ढूंढ सके, और बच्चों ने जान लिया है कि शब्दकोश का उपयोग कैसे किया जाए, इसीलिए उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। रामदास जी, बहुत अच्छे, इसी पद्धति से शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ देखने होंगे। सलील शब्दकोश देखते हुए, पर चाचा जी, यहाँ प्रत्येक शब्द के बाद कोष्टक में कभी पु, कभी स्त्री, कभी वी, कभी क्री, कभी स आदि लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है? रामदास, इसके लिए कोश के आरंभ के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा,
तुम भाषा का व्याकरण तो जानते हो। बच्चों, यहाँ सलील यह तो समझ गया कि शब्दकोश का में शब्द को ढूंढना कैसे है, लेकिन जब शब्दकोश वह देखता है तो वह देखता है कि शब्द के आगे कभी क्री, कभी पू, कभी स्त्री ऐसा लिखा है। तो वह क्यों लिखा गया है यह उसे समझ नहीं आ रहा। तो वह इस बात की भी जानकारी रामदास जी से पूछता है। तो रामदास जी उसे कहते हैं, क्या तुम अपनी भाषा के व्याकरण को जानते हो? सलील, हाँ क्यों नहीं, व्याकरण तो हमें पढ़ाया गया है। रामदास, व्याकरण जानना तो जरूरी है। कोश में दिए प्रत्येक भाषा का भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वह किस भाषा का शब्द है, इनको सांकेतिक शब्द के संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कोश के आरंभ में इनका विस्तार दिया जाता है, जैसे पु पुल्लिंग के लिए, स्त्री स्त्रीलिंग के लिए, वि विशेषण के लिए, स संस्कृत के लिए, अ अंग्रेजी के लिए, फा फारसी के लिए आदि। बच्चों, यहाँ पर रामदास जी कहते हैं कि अगर आप तुम लोगों ने व्याकरण की पढ़ाई की है तो तुम्हें स्त्रीलिंग के शब्द, पुल्लिंग के शब्द, विशेषण, क्रिया इन सब की जानकारी होगी। लेकिन शब्दकोश में जब हम शब्द को ढूंढते हैं तो शब्दकोश में पहले ही इन शब्दों का सांकेतिक रूप दिया रहता है। जैसे पु, यह शब्द पुल्लिंग वाले शब्द के लिए होगा। स्त्री लिखा है, इसका मतलब वह शब्द स्त्रीलिंग का होगा। विशेषण लिखा है तो इसका मतलब वह शब्द विशेषण के रूप में उपयोग में लाया जाता होगा। तो यह सब इसका विस्तृत रूप और संक्षिप्त रूप दोनों ही शब्दकोश के प्रारंभ में दिए होते हैं। और वह शब्द किस भाषा से आया है, जैसे संस्कृत से आया है कि अंग्रेजी से आया है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी भाषा में बहुत से शब्द अंग्रेजी से, फारसी से, संस्कृत से आए हैं और यहाँ रूढ़ हो गए हैं। तो उन शब्दों की भी जानकारी शब्दकोश में मिलती है। नीलिमा, हाँ हाँ, अब बात स्पष्ट हो गई। शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी पता चल जाता है। यह तो गागर में सागर है। सलील, पर चाचा जी, यहाँ तो एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, हम कौन सा अर्थ लें? नीलिमा कहती है कि हाँ, इससे यह समझ में आ गया कि भाषा का स्वरूप क्या है। शब्दकोश में सिर्फ अर्थ ही नहीं, बल्कि वह भाषा व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाती है वह भी समझ में आ गया। यह तो गागर में सागर की तरह है। सलील कहता है, परंतु इसमें एक परेशानी और है कि कभी कभी एक ही शब्द के बहुत ढेर सारे अर्थ दिए हैं, तो हम कौन सा अर्थ लें? रामदास जी कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया है तुमने। देखो, प्रायः शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे समय मूल वाक्य में अपेक्षित अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रामदास जी यहाँ समझाते हैं कि प्रायः शब्दों का एक अर्थ होता है, परंतु किन्हीं किन्हीं शब्दों के बहुत से अर्थ होते हैं। तो हमें वाक्य में वह शब्द क्या स्थान रखता है, उसका क्या अर्थ होगा, उस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। नीलिमा, क्या ऐसे कोश सभी भाषा में होते हैं? रामदास, हाँ, दुनिया की सभी भाषाओं के कोश मिलते हैं। इतना ही नहीं, दो भाषाओं के भी शब्दकोश मिलते हैं, जैसे मराठी हिंदी, कन्नड़ हिंदी, अंग्रेजी हिंदी आदि। इन कोशों के कारण भाषा का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। सलील, क्या तुम्हें अपने दोनों शब्दों के अर्थ मिल गए? नीलिमा भी एक प्रश्न करती है रामदास जी से, क्या दुनिया की सभी भाषाओं में ऐसे शब्दकोश होते हैं? तब रामदास जी समझाते हैं कि हाँ, दुनिया की सभी भाषाओं में ऐसे शब्दकोश होते हैं। इतना नहीं, दो भाषाओं के भी शब्दकोश होते हैं, जैसे हिंदी मराठी, कन्नड़ हिंदी, अंग्रेजी मराठी। तो इस तरह नई नई भाषाओं के अर्थ जानने में सहायता मिलती है। और वो सलील से प्रश्न करते हैं, क्या तुमने अपने दोनों शब्दों के अर्थ ढूंढ लिए? सलील, हाँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, बाजी मार ली मैंने। अब तो मैं एक छोटा सा कोश खरीदूंगा। रामदास, शब्दकोश देखते समय एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं। उसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम होता है। मध्य में संयुक्ताक्षर के शब्द होते हैं। बच्चों, आप लोग जब 12 खड़ी देखते होगे तो आपको याद होगा अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में आते हैं। उसके बाद विसर्ग वाले शब्द जैसे अह वाले शब्द आते हैं और बीच में क्ष
ये सब जो संयुक्त अक्षर हैं, क, क्ष वगैरह, त्र वगैरह, तो ये शब्द संयुक्त अक्षर के शब्द भी बीच में आते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी रामदास जी उन बच्चों को देते हैं। तब सलील कहता है, मैं भी पिताजी से कहूँगा कि वे मेरे लिए एक शब्दकोश ले आएं। रामदास की ओर देखकर, आज आपके कारण हमें शब्दकोश के बारे में जानकारी मिली। धन्यवाद। सलील, मैं भी पिताजी से कहूँगा कि वे मेरे लिए एक शब्दकोश ले आएं। रामदास की ओर देखकर, आज आपके कारण हमें शब्दकोश के बारे में जानकारी मिली। धन्यवाद। रामदास, बच्चों, एक और बात जान लो कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध होता है। तुम अंतर्जाल द्वारा भी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ जान सकते हो। यहाँ पर रामदास जी ने कहा, शब्दकोश से शब्द का अर्थ तो हम जान ही लेते हैं, लेकिन आजकल चूँकि इंटरनेट का ज़माना है तो ई बुक भी में भी शब्दकोश उपलब्ध होता है और ई बुक के द्वारा हम कठिन शब्दों के अर्थ जान सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो गूगल सर्वप्रचलित है। जिन शब्दों के अर्थ हम नहीं जान पाते, उन शब्दों को हम गूगल द्वारा भी जान सकते हैं। तो इस तरह अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट द्वारा भी शब्दकोश के अर्थ को हम जान सकते हैं। सलील और नीलिमा, अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, यहाँ रामदास जी ने बच्चों को अच्छे से जानकारी दी है शब्दकोश के बारे में। दोनों बच्चे इस बात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के द्वारा हमने शब्दकोश का उपयोग, शब्दकोश में जो कुछ व्याकरण वाले शब्दों का संक्षिप्त रूप है, उसका विस्तृत रूप क्या होता है वह जाना, और पाठ में कठिन शब्द अगर आते हैं जिनका हम अर्थ नहीं जानते तो उनको हम किस क्रम से ढूंढेंगे, उसकी सविस्तार जानकारी प्राप्त की है। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। चलिए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्द वाटिका, अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा हो। संयुक्त अक्षर, दो अक्षरों को मिलाकर बने हुए शब्द। अंतर्जाल, इंटरनेट। मुहावरे, इस पाठ में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। चलिए हम देखते हैं। गागर में सागर, अर्थात थोड़े में बहुत जानकारी। बाजी मारना, विजयी होना। बूंद बूंद से सागर बनना, थोड़ा थोड़ा संग्रह करके ही बड़ा संचय होना। तो यहाँ हमने देखा कि इन 3 मुहावरों का पाठ में प्रयोग किया गया है। चलिए उत्तर लिखिए। शब्दकोश से हमें क्या क्या पता चलता है? शब्दकोश से हमें शब्दों के केवल अर्थ का ही नहीं बल्कि शब्दों के स्वरूप का भी पता चलता है। अर्थात शब्द भाषा में क्या है, विशेषण है, क्रिया है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं कि पुल्लिंग के शब्द हैं, इन सब की भी जानकारी हमें शब्दकोश में पता चल जाती है। अनेक अर्थ वाले शब्दों के अर्थ में से हमें कौन सा अर्थ लेना चाहिए? प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। इसीलिए हमें शब्दों के अनेक अर्थों में से मूल वाक्य में जो अपेक्षित अर्थ है उसे लेना चाहिए। शब्दकोश देखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शब्दकोश देखते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं, उसके बाद विसर्ग वाले शब्द रखे जाते हैं। पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा और कौन से शब्दकोश उपलब्ध हैं? पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध होता है। अंतर्जाल द्वारा भी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ जाने जा सकते हैं। मतलब सिर्फ शब्दकोश पुस्तक के रूप में नहीं है बल्कि ई बुक और इंटरनेट के द्वारा भी हम शब्दों के अर्थ जान सकते हैं। शब्दकोश की उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त करिए। शब्दकोश से हमें शब्दों के सटीक तथा भिन्न भिन्न अर्थ मालूम होते हैं।
इसकी सहायता से हमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ उन शब्दों के स्वरूप की भी जानकारी होती है। शब्दकोश की सहायता से हम अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शब्दकोश का क्या उपयोग है यह बताया गया है कि इससे हमें शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ, भाषा में उनका क्या स्वरूप है वह जान सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी भाषा में भी उन शब्दों के अर्थ की जानकारी शब्दकोश इस पाठ द्वारा आप सबने शब्दकोश के महत्व को जाना, उसकी उपयोगिता को जाना। शब्दकोश में हम किसी भी शब्द का अर्थ किस तरह जान सकते हैं, भाषा में वर्णमाला 12 खड़ी का क्या महत्व होता है, शब्दकोश में उनका स्थान किस प्रकार दर्शाया जाता है, भाषा के स्वरूप को किस प्रकार दर्शाया जाता है, यह सब आपने इस पाठ के द्वारा जान लिया। आशा करती हूँ बच्चों अब आप स्वयं भी शब्दकोश अच्छी तरह उपयोग में ला सकेंगे। शब्दकोश की मदद से नए नए शब्दों का अर्थ जान सकेंगे तथा अपनी भाषा को समृद्ध कर सकेंगे। आपने ये भी जान लिया कि शब्दकोश को हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। आजकल गूगल के द्वारा हम दुनिया की हर खबर को जान सकते हैं, तो कठिन शब्द का अर्थ जानना क्या कठिन है हमारे लिए। तो ई बुक द्वारा भी हम कठिन शब्दों के अर्थ जान सकते हैं। तो इस पाठ के द्वारा हमने ये सभी जानकारी प्राप्त कर ली। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।